कार्तिक से बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, आप तो कह रहे हैं पर शायद तानिया को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। वाकई तानिया को अच्छा नहीं लगा था। जब उसने देखा कि कार्तिक ने मानसी को यहीं आराम करने के लिए कह दिया है तो मन ही मन वो काफी नाखुश थी। उसने तुरंत ही गुस्से से इन दोनों को इग्नोर कर दिया और बाहर की तरफ गेस्ट को वेलकम करने के लिए चली गई। कार्तिक के बूथ पर जो कस्टमर आए थे वो सब फॉरेनर्स थे। काली गहरी आंखें, लंबे बाल, उनका कलर देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इंडियन तो बिल्कुल नहीं है। शायद ये लोग यूरोपियन यूनियन बिजनेस ग्रुप के लोग थे और इन लोगों का यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढना था जिनमें वाकई पोटेंशियल हो। अगर बात यूरोपियन यूनियन बिजनेस ग्रुप की जाए तो ये ग्रुप दुनिया के 3 टॉप कस्टमर मार्केट ग्रुप में एक था और इसका टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर दुनिया के टोटल एक्सपेंडिचर का 1/3 भाग था। इस तरह के ग्रुप को बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आज यहाँ आए हुए यूरोपियन यूनियन ग्रुप के कंज्यूमर को लीड कर रहे थे राहुल। उसे कोई भी प्रोडक्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा था। वैसे तो यहाँ आई हुई 500 नई कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट थे पर वो सब अपग्रेड बेस्ड प्रोडक्ट थे। इनमें कुछ भी नया नहीं था। यूरोपियन यूनियन के लोगों को इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था और इसीलिए उन लोगों ने छोटे स्टार्टअप्स की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया। पर एक दिक्कत ये थी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस की स्ट्रेंथ लिमिटेड थी और उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट उतनी बेहतर नहीं थी जितनी बिग स्टेबलाइज्ड एंटरप्राइजेस की थी। राहुल को अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे इस बार वो इस एग्जीबिशन में कुछ भी अच्छा नहीं पा सका है। राहुल सब कुछ सोच ही रहा था तभी एक खूबसूरत लड़की भागते हुए उसके पास आई और उनकी फॉरेन लैंग्वेज में उससे बोली, हेलो सर, आप कैसे हैं? क्या आपके पास थोड़ा टाइम है? क्या आप हमारे बूथ की तरफ चलेंगे? ऑफ कोर्स ये छोटी सी लड़की कोई और नहीं बल्कि तानिया थी। उसे फॉरेन लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से नहीं आती थी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए तानिया ने थोड़ी बहुत फॉरेन लैंग्वेज सीखी थी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर हो गया पर उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई थी। तानिया अपनी कमजोरी जानती थी पर फिर भी वो बिल्कुल नर्वस नहीं थी। शायद जिंदगी में पहली बार तानिया किसी फॉरेनर से बात कर रही थी। मन ही मन तानिया को डर लग रहा था कि शायद ये फॉरेनर उसके कहने पर उसके बूथ पर ना आए। कार्तिक और उसके दोस्त पीछे से तानिया को देख रहे थे और उनके अलावा मानसी भी यहाँ आई हुई थी जो उसका मजाक बनते देखने का इंतजार कर रही थी। तानिया को मन ही मन शर्म महसूस हो रही थी। पीछे से मानसी मन ही मन तानिया पर हंस रही थी। वो ये सब कुछ देखने के लिए तो यहाँ रुकी थी। तानिया को फॉरेनर के सामने एम्बेरस होते हुए देखकर उसे वाकई काफी खुशी हो रही थी। खैर कार्तिक बगल में खड़ा हुआ था इसलिए मानसी खुलकर हंस नहीं सकती थी क्योंकि उसे कार्तिक को भी इंप्रेस करना था। मानसी ने अपने बगल में खड़े अपने दोस्त से कहा, तानिया खुद अपना मजाक बनवा रही है। मैं जानती हूँ ये फॉरेनर बहुत ज्यादा पिकी है और तानिया तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। मुझे पूरा विश्वास है इन फॉरेनर्स को अब कार्तिक के प्रोडक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। मानसी के दोस्त को भी इस बात पर हंसी आ रही थी और वो भी उसका मजाक उड़ा रहा था। हालांकि कार्तिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चाहता था कि उसकी बहन इन सब चीजों में पक्की बने और ये छोटी मोटी एम्बैरेसमेंट वाली चीजों से अपने आप को ऊपर उठा ले। और फिर फ्रेंच बोलना तो कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। तानिया अच्छी फ्रेंच बोल लेती थी, बस फॉरेनर के सामने बोलने में उसे दिक्कत हो रही थी। इसी दिक्कत को मिटाने के लिए तानिया को यहाँ लाना जरूरी था। तानिया ने पीछे मुड़कर कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक जो थोड़ा परेशान था पर फिर भी उसने थम्स अप दिखाकर तानिया को मोटिवेट किया और अपनी बातचीत कंटिन्यू करने के लिए कहा। अगर बात उन फॉरेनर्स की जाए तो राहुल और उसके बाकी साथियों ने तानिया के ठीक से फ्रेंच ना बोलने पर उसकी इंसल्ट नहीं की बल्कि बहुत ही जेंटली तानिया के सामने जाकर खड़े हो गए और उससे बातें करने लगे। राहुल और उसके दोस्तों तो काफी ज्यादा सरप्राइज थे क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि इन छोटी छोटी एंटरप्राइज कंपनीज के लोग भी फॉरेन लैंग्वेज बोलने की कोशिश करेंगे या फिर खुद को मोटिवेट दिखा पाएंगे। यूरोपियन यूनियन की तरफ से हेड बनकर आए राहुल के लिए एक ब्यूटीफुल लड़की का इन्विटेशन ठुकराना थोड़े शर्म की बात होती, इसीलिए उसने तुरंत तानिया की बात मान ली। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाकर बहुत ही जेंटलमैन स्टाइल से तानिया का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और फिर उसे अपने बूथ की तरफ ले जाने के लिए कहा। तानिया ने जब देखा कि यहाँ आए हुए फॉरेनर्स वाकई उसकी बात पर एग्री हो गए हैं और उसके साथ उसके बूथ पर चलने को तैयार हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई और मन ही मन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ भी गया। उसने एक बार फिर से खुश होते हुए कार्तिक की तरफ देखा जो अपनी बहन को थम्स अप देकर एनकरेज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मानसी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे तो मन ही मन गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने तो देखा कि तानिया का बोलने का एक्सेंट काफी खराब था। उसके बाद भी ये फॉरेनर्स किस बात पर खुशी खुशी कार्तिक के बूथ पर आ रहे हैं। मानसी को तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अगर बात राहुल की जाए उसने भी कोई उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बस वो अपनी कर्टसी की वजह से तानिया को मना नहीं कर पाया था। हालांकि जब अंदर जाकर उसने कार्तिक के प्रोडक्ट्स को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। यहाँ पर हर तरह के अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स थे और उनकी डिजाइन भी काफी आर्टिस्टिक थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन सारे प्रोडक्ट्स को काफी केयरफुली डिजाइन किया गया हो। एक बात तो ये भी अच्छी थी कि इन सभी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बाहर से देखने पर काफी अच्छी लग रही थी और प्रोडक्ट्स भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। राहुल ने अपने हाथ में उठाकर एक प्रोडक्ट को ध्यान से देखना शुरू किया, जैसे इसकी बारीकी पर ऑब्जर्वेशन कर रहा हो और प्रोडक्ट को ध्यान से देखने के बाद एक बार फिर से उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। A more detailed operating system, high quality hardware, an unbelievable super battery and modified exciting artificial intelligence. राहुल ने अपने मन में सोचा कि अगर ये प्रोडक्ट नकली नहीं है तो इतनी दूर से जिन प्रोडक्ट्स को ढूंढने वो आया है वो यही प्रोडक्ट्स हैं और यही उसकी मंजिल है। राहुल ने बहुत एक्साइटेड होते हुए पूछा, हेलो, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट्स एंड कंपनी टू मी इन डिटेल। मानसी जो वही रेस्ट एरिया में बैठकर आराम कर रही थी, जैसे ही उसने राहुल की बात सुनी तो वो शॉक में चली गई क्योंकि उसे तो पूरा विश्वास था कि ये फॉरेनर्स यहाँ से भाग जाएंगे। अभी तक और भी बहुत सारे लोग कार्तिक के बूथ पर आ गए थे। शायद राहुल इन लोगों में काफी फेमस था इसीलिए लोग उसका ये शो देखने के लिए आ रहे थे। ऑफ कोर्स राहुल यूरोपियन यूनियन बिजनेस इंस्पेक्शन टीम का लीडर था और इस वजह से बिजनेस वर्ल्ड में उसकी रेपुटेशन और प्रेस्टीज काफी अच्छी थी। जब आसपास के लोगों ने देखा कि राहुल एक रिमोट एरिया बूथ की तरफ जा रहा है तो वो लोग भी काफी हैरान हो गए
और जब सबने राहुल को कार्तिक के प्रोडक्ट्स में इतना इंटरेस्ट लेते हुए देखा तो बाकी लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए। आसपास के लोग हैरानी से कार्तिक के बूथ को देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अननोन कंपनी के प्रोडक्ट में राहुल इतना इंटरेस्ट ले रहा है। क्या वाकई में इस कंपनी में कोई स्पेशल स्किल है? अगर देखा जाए तो पहले ही इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पूरी दुनिया में 90% शेयर होल्ड करता है और ऐसे में कार्तिक के प्रोडक्ट को जगह मिल पाना इन कंपनियों के लिए भी हैरानी की बात थी। अब तो आसपास के बाकी कस्टमर्स भी राहुल की वजह से कार्तिक के बूथ पर जाना चाहते थे। अभी राहुल अंदर था, इसीलिए बाकी लोगों में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो बीच में जाकर राहुल को डिस्टर्ब कर सके। इसी वजह से बाकी सब लोग लाइन लगाकर बाहर ही खड़े हो गए और कार्तिक और राहुल के आने का इंतजार करने लगे। ये नजारा कुछ ही मिनट में हो गया था और ये देखकर मानसी का चेहरा जलन से जल भुन गया था। इतनी बड़ी लाइन देखकर कार्तिक को बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही थी। शायद उसने पहले ही सोच लिया था कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड जरूर बढ़ेगी और लोग इसी तरह लाइन में लगकर इन प्रोडक्ट्स को देखना चाहेंगे। चाहे उन्हें रिमोट बूथ एरिया ही दिया गया हो, पर फिर भी आसपास के लोगों की नजर कार्तिक के बूथ पर पड़ रही थी। राहुल बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान था और एक नजर देखते ही उसे समझ में आ गया था कि कार्तिक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आगे चलकर मार्केट में ये प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन रखेंगे। और अगर किस्मत ने चाहा तो शायद अगले कुछ टाइम में ही कार्तिक के प्रोडक्ट्स पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को पलट कर रख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में बहुत पैसा होता है और ये बात सब जानते थे। इसी वजह से आगे चलकर इसमें मोनोपोली की जगह बन रही थी और शायद डिस्ट्रीब्यूशन राइट अपने पास लेकर यूरोपियन यूनियन ग्रुप पूरी तरह से अच्छी खासी सोने की खदान को अपने पास कर सकता था। अचानक से इतने लोगों को देखकर अमन और जुनैद भी काफी देर तक हैरानी से खड़े रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राहुल जैसा बड़ा बिजनेसमैन उनके बूथ पर आ गया है। कुछ देर तक तो ये दोनों बड़ी हैरानी से खड़े रहे। इन्होंने राहुल को हेलो तक नहीं कहा और भूत बनकर बस उसे प्रोडक्ट को देखने दिया। कार्तिक अपने सेंसेस में था, इसीलिए उसने तुरंत इस सिचुएशन को संभाल लिया। राहुल की तरह कार्तिक भी मित्तल परिवार का वारिस था और काफी ताकतवर था। ऐसे में राहुल को देखकर अपने सेंसेस में नहीं रहना कार्तिक को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। कार्तिक ने आगे बढ़कर बहुत ही वार्मली राहुल का वेलकम करते हुए कहा, हेलो मिस्टर राहुल, वेलकम टू माय बूथ। कार्तिक की बात सुनकर राहुल ने थोड़ा पजल होते हुए कहा, योर बूथ? क्या ये सारे प्रोडक्ट्स तुम्हारे हैं? कार्तिक ने इस बार भी पॉजिटिव आंसर दिया, यस, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरी कंपनी के हैं और ये सभी लेटेस्ट प्रोडक्ट है। आपको जो प्रोडक्ट पसंद है वो सभी आपको यहाँ मिल जाएंगे। राहुल ने जब देखा कि कंपनी का मालिक खुद उसका वेलकम करने के लिए आया है तो वो मन ही मन और ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे तो लगा था कि ज्यादा से ज्यादा कोई साइंस पर्सन उसे वेलकम करेगा। भले ही बाहर 500 कंपनियों ने इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था, पर कोई भी कंपनी का मालिक खुद यहाँ पर नहीं आया था, बल्कि अपने मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव को यहाँ भेज दिया था। पर कार्तिक का खुद यहाँ आना राहुल को काफी पसंद आया। राहुल ने बहुत खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद इन प्रोडक्ट्स के मालिक हैं। मुझे आपसे ज्यादा अच्छे से कोई भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता सकता है। क्या आप मुझे एक डिटेल इंट्रोडक्शन इनके बारे में दे सकते हैं? कार्तिक तुरंत इस बात के लिए मान गया और एक के बाद एक अपने सभी प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी डिटेल राहुल को बताने लगा। जैसे जैसे राहुल कार्तिक के प्रोडक्ट के बारे में सुन रहा था, वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी और आसपास खड़े लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। कार्तिक ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो इंट्रोडक्शन बुक छपवाई थी उसमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था और लोगों को लगता था कि एडवर्टीजमेंट के लिए सारी बातें लिखी जा रही है। पर कार्तिक ने जब खुद अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में इन सब चीजों को बताया तो सब लोगों की हैरान आंखें उसी पर थी। क्या लगता है आपको, क्या राहुल इन प्रोडक्ट्स का एजेंट बनेगा? कार्तिक इन लोगों को जो मोबाइल फोन दिखा रहा था उसका हार्डवेयर प्रोसेसिंग स्पीड काफी ज्यादा अच्छा था और इसके अलावा कार्तिक के इस फोन में एक 3D मोबाइल गेम भी इंस्टॉल था, जिसे स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती थी। और उसके बाद भी फोन की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी और स्मूथ थी और बैटरी की तो बात ही कुछ अलग थी। कार्तिक ने एक खाली फोन निकाला जिसमें बैटरी नहीं थी, पर उसने अपने कंपनी की बैटरी उस फोन में डाली। मुश्किल से 1 से 2 मिनट हुए थे और फोन 100% चार्ज हो गया। ये देखकर राहुल की आंखें एकदम हैरानी से बाहर आ गई। उसने आज से पहले इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का फोन नहीं देखा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस 3D मोबाइल गेम के फोन में होने से बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती थी। मुश्किल से फोन की बैटरी 1 से 1.5 घंटा चल पाती थी, पर कार्तिक के फोन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। कार्तिक का मेन रीजन इस फोन और बैटरी को दिखाने का ये था कि वो राहुल को अपने प्रोडक्ट की रियल कैपेसिटी दिखाना चाहता था। राहुल को इतना समझ में आ गया था कि ये सुपर बैटरी सिर्फ फोन के इस्तेमाल के लिए नहीं है, जरूर कार्तिक इस बैटरी का इस्तेमाल बाकी जगहों पर भी कर सकता है। राहुल का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसने डायरेक्ट कार्तिक से पूछ लिया, क्या आप मुझे इस बैटरी के बारे में डिटेल में बता सकते हैं? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, ये बैटरी मेरी ही कोर टेक्नोलॉजी है। कार्तिक ने अगले ही पल कार्टन के अंदर से कुछ अलग अलग बैटरी निकाली और डिटेल में इंट्रोड्यूस करते हुए उस बैटरी के बारे में राहुल को सब कुछ बता दिया। वैसे तो कार्तिक की बैटरी की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, पर इसका एक नुकसान था ये कि ये लॉन्ग टर्म सेल्स के लिए सही नहीं थी, क्योंकि इस बैटरी में वो सारे गुण थे जो किसी भी फोन को खराब होने ही नहीं दे सकते थे। ऐसे में बैटरी मार्केट वन टाइम सेल्स पर डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे जैसे राहुल इन सब के बारे में सुन रहा था, वैसे वैसे उसका दिल क्रेजी होते जा रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ सिंपली एक ब्लैक टेक्नोलॉजी है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करंट टेक्नोलॉजी मार्केट में इस तरह की अनकन्वेंशनल बैटरी भी अवेलेबल होगी। एक्साइटमेंट की वजह से राहुल के हाथ कांप रहे थे और ये देखकर कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्शन दे। उसने रेस्टिंग एरिया में राहुल को बैठने के लिए कहा और एक कप चाय उसके साथ पीने लगा। यहाँ का बूथ ओपन एरिया था, जिसकी वजह से बाहर खड़े सभी लोग ये नजारा देख पा रहे थे। बाहर के लोग भी राहुल को इतना एक्साइटेड देखकर आपस में डिस्कस करने लगे। उन्हें समझ में आ गया था कि अंदर क्या हुआ होगा, और जिस तरह से कार्तिक और राहुल बैठकर चाय पी रहे हैं, इसका मतलब साफ था कि राहुल को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आए। असल में इस एग्जीबिशन के अंदर दुनिया के टॉप मीडिया आउटलेट को भी बुलाया गया था। राहुल को कार्तिक के साथ इतना फैमिलियर होते हुए देखकर ये लोग तुरंत कार्तिक के बूथ की तरफ आ गए और समझ गए थे
कि राहुल को कार्तिक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। अब इनका सारा ध्यान इस बात पर था कि ऐसा क्या है कार्तिक के प्रोडक्ट में जिसके बारे में इन लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाया। अमन और जुनैद दो आंखें फाड़कर ये नजारा देख रहे थे। एक तरफ बाहर से सुनामी की तरफ भीड़ अंदर आने को बेताब थी, तो दूसरी तरफ समुद्र के अंदर की शांति थी जिसमें एक हलचल कार्तिक और राहुल के बीच दिखाई दे रही थी। अमन भागते हुए कार्तिक के पास आया और अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए बोला, कार्तिक बाहर भीड़ बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अब हम लोग क्या करें? कार्तिक ने चाय की एक सिप ली और मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम शांत हो जाओ, इतने ज्यादा एक्साइटेड मत हो, सब कुछ नॉर्मल रिसेप्शन प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो करो। बेचारे अमन की हालत रोने जैसी हो गई थी। उसने रोआ सा मुंह बनाते हुए कहा, कार्तिक समझ क्यों नहीं रहे हो? बाहर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सब लोग एक साथ अंदर आकर प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं। मैं अब इस भीड़ को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। बाहर खड़े रिपोर्टर और ज्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन लोगों ने तेज आवाज निकालते हुए राहुल से सवाल करते हुए पूछा, मिस्टर राहुल, क्या बता सकते हैं कि आप इस अनजान कंपनी पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? हाँ, हमें जानना है, क्या सच में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी है कि जो आप इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आपको पूरा विश्वास हो गया कि आगे चलकर अपनी सभी कॉम्पिटिटिव कंपनीज को हरा देगी? अभी तक सब लोगों को इतना तो समझ में आ गया था कि कार्तिक के प्रोडक्ट्स की दो सबसे बढ़िया बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर बैटरी है, और इन दोनों का इस्तेमाल हर एक प्रोडक्ट में किया जा सकता है, चाहे फिर वो सुपर कार हो, मोबाइल फोन हो या फिर होम अप्लायंसेस। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से सुपर बैटरीज का इस्तेमाल करना आम इंसान के लिए काफी फायदेमंद होगा और एनवायरनमेंट के लिए भी ये काफी ज्यादा सूटेबल होगा। वैसे तो मार्केट में और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, पर उनमें से किसी का भी मुकाबला कार्तिक की सुपर कार से नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक कार में सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये होती थी कि उनकी बैटरी लाइफ काफी कम होती थी। ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल इनका इस्तेमाल किया जा सकता था और उन्हें एक बार में 300 किलोमीटर तक चलाया जा सकता था। सुपर बैटरी के आने के बाद ये सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। कुछ देर सोचते हुए राहुल ने रिपोर्टर्स को जवाब देते हुए कहा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर कार्तिक मित्तल ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो आने वाले फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आज मिस्टर कार्तिक इन टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट नहीं करते तो भी ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में हमें मार्केट में जरूर दिखाई देती। अपनी बात कहकर राहुल ने सुकून से अपनी चाय की एक सिप और ली और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में कार्तिक की ये चाय भी काफी डिलिशियस है और इसका टेस्ट भी बाकी दुनिया के बेस्ट ग्रीन टी से ज्यादा बेटर है। कार्तिक ने जब राहुल को इतने इंटरेस्ट के साथ चाय का मजा लेते हुए देखा तो वो समझ गया कि ये चाय राहुल को पसंद आई है। असल में ये चाय की पत्तियां कहीं और से नहीं बल्कि कार्तिक के रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर ही उगाई गई थी। कार्तिक का रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड वास्तव में एक मैजिकल प्लेस है। यहाँ पर हर तरह के रियल प्लांट्स ही नहीं बल्कि वाइल्ड टी लीव्स भी उगाई गई थी। असल में कार्तिक को एक दिन वहां घूमते हुए एक्सीडेंटली वहां पर चाय की ये पत्तियां दिखाई दी थी और तुरंत ही कार्तिक ने अपने प्रोफेशनल टी मेकिंग मास्टर से ये चाय की टॉप क्वालिटी लीव्स निकलवाई थी, तब जाकर इतनी टेस्टी चाय बनी थी। खैर, कार्तिक का टी इंडस्ट्री खोलने का फिलहाल कोई इरादा था नहीं, वो तो बस गेस्ट को एक अच्छी चाय पिलाने के इरादे से ये टी लीव्स यहाँ लेकर आया था। पर शायद राहुल को इस बात में भी इंटरेस्ट आ रहा था कि उसने ये टी लीव्स कहाँ से ली, पर वो जानता था कि शायद इस वक्त चाय पर चर्चा सही है लेकिन चाय की चर्चा सही नहीं है। राहुल का बाहर खड़े रिपोर्टर्स को जवाब देने का कोई मन नहीं था, इसीलिए उसने तुरंत आंखों ही आंखों में अपने सबऑर्डिनेट की तरफ इशारा किया और अगले ही पल सबऑर्डिनेट वहां खड़े सभी रिपोर्टर्स को बाहर भेजने लगा। हालांकि रिपोर्टर्स सेटिस्फाई नहीं थे, पर फिर भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूरोपियन यूनियन के प्रिंस राहुल को पलटकर जवाब दे सके, क्योंकि पूरी दुनिया में राहुल काफी पावरफुल था और राहुल को ऑफेंड करने का मतलब था पूरी यूरोपियन यूनियन को ऑफेंड करना। बाकी जो लोग बच गए थे वो लोग भी यहाँ आकर ध्यान से कार्तिक के प्रोडक्ट्स को देखना चाहते थे। उनमें से किसी में भी राहुल के यहाँ रहते हुए अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। जल्द ही लोग धीरे धीरे यहाँ से कम होने लगे और भीड़ हट गई। चारों तरफ शांति देखकर राहुल ने एक गहरी लंबी सांस ली और कार्तिक से कहा, सो मिस्टर कार्तिक, मैं अब डिटेल में आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला भी अब कोई नहीं। कार्तिक भी इसी पल का इंतजार कर रहा था, इसीलिए उसने बहुत ही नॉर्मल जेस्चर्स के साथ कहा, ऑफ कोर्स मैं खुद इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ट सेल करना चाहता हूँ। राहुल ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने अपनी सुपर बैटरी का पेटेंट सेल के लिए अवेलेबल किया? ये बात तय हो गई थी कि हर हाल में राहुल को कार्तिक की सुपर बैटरी और ये टेक्नोलॉजी अपने पास ट्रांसफर करनी थी। वो हर हाल में दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहता था और सुपर बैटरी का एक अच्छा काम ये भी था कि यूरोपियन यूनियन इसे अपने स्पेस टेस्टिंग में काम में ले सकती थी और इसके लिए टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज और पावर राहुल के पास होनी जरूरी थी। पर शायद राहुल नहीं जानता था कि कार्तिक अपनी इस पावर को कभी नहीं बेचने वाला था, क्योंकि यही तो उसके हुक्म का इक्का था जिसके दम पर वो पूरे मित्तल खानदान को हराने की ताकत रखता था। ऐसे में इसके पेटेंट को बेचने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता था। कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, सॉरी मिस्टर राहुल, मैं टेक्नोलॉजी सेल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के बारे में सोच रहा हूँ। शायद राहुल ने भी कार्तिक से इसी जवाब की उम्मीद की थी, क्योंकि वो जानता था कि जो इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर इतने अच्छे प्रोडक्ट बना सकता है उसमें इतना दिमाग तो होगा ही कि वो इस टेक्नोलॉजी को इतनी आसानी से ना बेचे। कुछ सोचते हुए राहुल ने कार्तिक से कहा, ठीक है, चलिए अब हम प्रोडक्ट सेल्स के बारे में बात करते हैं। मिस्टर कार्तिक, आप प्रोडक्ट सेल्स का कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं? राहुल की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत अपने पास पहले से तैयार किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट राहुल की तरफ बढ़ा दिया और उससे कहा, मैं अपने प्रोडक्ट के सेल के लिए सिर्फ एजेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो आप पूरे यूरोपियन यूनियन के ओवरऑल एजेंट बन सकते हैं। कार्तिक की बात सुनकर राहुल ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट टेबल से उठाया और उसे ध्यान से पढ़ने लगा और उसके बाद हैरान होते हुए कहा, इसमें ये क्या लिखा हुआ है?
डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेने के लिए मुझे 300 मिलियन रुपीस देने होंगे। कार्तिक को कोई हैरानी नहीं हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 300 मिलियन रुपीस देने होंगे, और अगर आप किसी स्पेशल चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए 30 मिलियन रुपीस है, जिसमें से 10 मिलियन आपको मिलेंगे और 20 मिलियन आपको मुझे देने होंगे। कार्तिक की बात और कॉन्फिडेंस देखकर राहुल ने बार बार अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी बट आपका ये एग्रीमेंट बहुत ज्यादा हार्श है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। राहुल की बात सुनकर भी कार्तिक के एटीट्यूड में बिल्कुल फर्क नहीं आया। उसने बिल्कुल इनडिफरेंट लुक देते हुए कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर राहुल, अगर आप चाहें तो वापस जाकर आराम से इस बारे में सोच सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो बाहर और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर वक्त आने पर मुझे उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ा तो अथॉरिटी उनके पास होगी। वैसे सोचकर देखिए, फ्यूचर में ये प्रोडक्ट्स दुनिया पर छाने वाले हैं, और उस वक्त इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी किसके पास होगी? शायद ये कह पाना मुश्किल है, पर पूरे यूरोपियन यूनियन में आपका सिक्का चलेगा और आपके एजेंट के तौर पर काम करने पर सिर्फ नाम से ही ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकने को तैयार होगा। कार्तिक कहीं ना कहीं राहुल को डराने की कोशिश कर रहा था, पर राहुल को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने हंसते हुए कहा, लगता है आप अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। क्या राहुल और कार्तिक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा? बहुत ही शांति से जवाब दिया, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा तो विश्वास है। कार्तिक की बात सुनकर राहुल ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, शायद आपको पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत मुश्किल है, पर टेक्नोलॉजी की नकल करना उतना ही आसान है। राहुल की बात सुनकर तो कार्तिक ने हंसते हुए कहा, पता तो शायद आपको भी नहीं है कि मेरी टेक्नोलॉजी को कॉपी करना इतना आसान नहीं है। बहुत से लोगों ने कोशिश की थी पर कोई भी सफल नहीं हो पाया, और अगर कोई कोशिश करता भी है तो उसे कम से कम 20 ईयर्स लगेंगे इस टेक्नोलॉजी की कॉपी करने में। ये बात तो कार्तिक भी जानता था कि उसकी टेक्नोलॉजी को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, पर कार्तिक ने पहले ही इन सब का इंतजाम कर दिया था। उसे हाईएस्ट लेवल पर जाकर सारी टेक्नोलॉजी प्रोसीजर को सील करवा दिया था और कॉन्फिडेंशियलिटी मेजर्स के साथ टेक्नोलॉजी की एक इन्फॉर्मेशन को खुद तक सीमित रखा था। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो फेमस टेक्नोलॉजी को कॉपी करने के लिए उन कंपनियों को प्रोडक्ट खरीद कर उनसे डिसम्बर करवाते हैं और उसके बाद उनकी रिसर्च शुरू करते हैं और इस टेक्नोलॉजी की कॉपी करके कम दामों पर उसे डेवलपिंग कंट्रीज में बेच देते हैं। जैसे आजकल ड्रैगन कंट्रीज ये काम कर रही है। करने को तो अभी भी कंट्रीज ये सब काम कर सकती हैं, पर कार्तिक ने अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डेवलप किया है कि कोई भी उसे इतनी आसानी से रिसर्च करके मार्केट में नहीं उतार सकता। खास करके सुपर बैटरीज को, अगर कोई सुपर बैटरी को जानबूझकर डिसअसेंबल करने की कोशिश करेगा तो बैटरी अपने आप एक्सप्लोड हो जाएगी। एक्सप्लोजन बहुत बड़ा तो नहीं होगा, पर हाँ सामने वाले को चोट जरूर पहुंचा देगा और इसके साथ साथ प्रोडक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी वजह से कार्तिक को राहुल की कही हुई बातों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने पहले से सारी तैयारियां कर रखी थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल को अब सर दर्द होने लगा था, क्योंकि कार्तिक अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था और काफी जिद कर रहा था। राहुल अपने मन में सोच रहा था कि एक बार वो अगर 300 मिलियन रुपीस दे भी दे तो दिक्कत ये थी कि उसे हर साल इतने रुपए देने होंगे, तब जाकर वो चीफ एजेंट बना रह सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं था, कार्तिक जो प्रोडक्ट राहुल को बेचेगा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी विद सम प्रॉफिट राहुल को कार्तिक को देनी होगी। दिक्कत ये थी कि राहुल किसी भी हाल में इतने अच्छे प्रोजेक्ट को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था, इसीलिए काफी देर तक कार्तिक से डिस्कस करने के बाद फाइनली राहुल ने कार्तिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और अब फ्यूचर में यूरोपियन यूनियन में कार्तिक के जो भी प्रोडक्ट्स सेल होंगे उन सब का चीफ एजेंट राहुल ही होगा। अभी तक इन लोगों ने जो भी बातें की थी उनमें सुपर बैटरी वाली बात इन्वॉल्व नहीं थी, पर राहुल तो यहाँ पर इसीलिए बैठा था ताकि हर हाल में सुपर बैटरी का कॉन्ट्रैक्ट कार्तिक से ले सके, इसीलिए वो इतनी शांति से चीजों को हैंडल कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही राहुल ने कार्तिक से कहा, मैं चाहता हूँ कि सुपर बैटरी के बारे में हम एक प्राइवेट डिस्कशन कर लें, आई होप आप उसे बेच सकते हैं। राहुल की बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर देखना होगा कि आप खरीदने के लिए किस तरह की कंडीशंस रखते हैं। अगर कंडीशंस अच्छी हुई तो मैं सुपर बैटरी बेचूंगा, पर सिर्फ प्रोडक्ट ना कि टेक्नोलॉजी। राहुल सुपर बैटरी सिर्फ सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए उसने ज्यादा बात को ना घुमाते हुए कार्तिक से कहा, फिलहाल आप जिन प्रोडक्ट्स के लिए सुपर बैटरी अवेलेबल करवा रहे हैं वो बहुत नॉर्मल लेवल पर है, पर मुझे सैटेलाइट और एयर स्पेस के लिए सुपर बैटरी चाहिए। जैसे ही कार्तिक ने राहुल की बात सुनी तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि राहुल के दिमाग में सुपर बैटरी को लेकर इतना अच्छा आइडिया चल रहा होगा। एरोस्पेस, वैसे ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मेरी बनाई हुई सुपर बैटरीज हार्श एनवायरनमेंट में भी काम कर सकती है। अगर आप हमें एरोस्पेस के लिए स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स बता देंगे तो हम उस लेवल की बैटरी तैयार करवा सकते हैं। यही सब कुछ तो राहुल सुनना चाहता था और कार्तिक की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सबसे ज्यादा सुपर बैटरी को स्पेस में यूज करना चाहता हूँ। धीरे धीरे कार्तिक का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। उसने राहुल से पूछ ही लिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आपको सुपर बैटरी इस्तेमाल करनी है? असल में इस प्रोजेक्ट को छुपाने जैसा कुछ नहीं था, इसीलिए कार्तिक के पूछने पर राहुल ने तुरंत इस प्रोजेक्ट के बारे में कार्तिक को बता दिया। सारी बात जानने के बाद कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हमारी सुपर बैटरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और स्पेस में भी हमारी बैटरी इतना ही अच्छा कमाल करेगी। अगर आप चाहें तो टेस्टिंग के लिए कुछ बैटरीज लेकर जा सकते हैं। राहुल को तो कार्तिक की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं सच में बैटरीज टेस्टिंग के लिए ले जा सकता हूँ? कार्तिक खुद चाहता था कि उसकी बैटरी की असली कैपेसिटी उसे भी पता चले, इसीलिए उसने राहुल को इजाजत देते हुए कहा, बिल्कुल आप ले जा सकते हैं। जल्द ही आप हमारे प्रोडक्ट के एजेंट बनने वाले हैं, मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ।
कुछ देर कार्तिक से बात करके राहुल वापस लौट गया। उसे जल्द से जल्द यूरोपियन यूनियन में जाकर अपने इन प्रोडक्ट और सुपर बैटरीज की टेस्टिंग करनी थी ताकि उनका स्पेस प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया जा सके। अमन ओरिजिनली बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कार्तिक को बार बार कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था और कार्तिक अभी भी शांत था। उसने अमन और जुनैद से कहा, तुम लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? अगर राहुल एजेंट बनता है तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन का बनेगा। हमें और भी एजेंट ढूंढने हैं जो इंडिया में भी हमारे प्रोडक्ट सेल कर सकें। अमन और जुनैद इसीलिए भी खुश थे क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में इन दोनों के भी शेयर्स लगे हुए थे और अगर ये प्रोडक्ट्स अच्छे से सेल आउट होते हैं तो इन दोनों को भी अपना अपना हिस्सा मिलेगा। कार्तिक ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर तानिया को संभालने के लिए दे दिए थे और तानिया उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को एक बॉक्स में रख रही थी। दूर बैठी मानसी ये सब कुछ देख रही थी। जब उसने तानिया को कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखते हुए देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे पूरा विश्वास था कि राहुल और बाकी लोग ये प्रोडक्ट देखकर चले जाएंगे, पर उसे कहां पता था कि राहुल तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएगा। तानिया के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखकर मानसी को ऐसा लग रहा था कि जैसे तानिया ने खुद आकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया है। तानिया के हाथों के निशान उसके गाल पर अभी नहीं थे, पर अभी भी उसे थप्पड़ का दर्द हो रहा था। रिपोर्टर बाहर से जो बातें कर रहे थे, मानसी ने वो सारी बातें ध्यान से सुनी थी और अब उसे समझ आ रहा था कि कार्तिक के प्रोडक्ट की बराबरी तो उसकी अपनी कंपनी भी नहीं कर सकती। कुछ देर तक ध्यान से सोचने के बाद मानसी ने कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक, मुझे अपने पुराने व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, पर क्या आप डोमेस्टिक मार्केट के लिए ये प्रोडक्ट मेरी फैमिली को हैंड ओवर कर सकते हैं? हम आपकी मनचाही शर्तों पर ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तैयार हैं। बगल में बैठे अमन ने जैसे ही मानसी की बात सुनी तो वो और ज्यादा वहां पर नहीं बैठ सका। उसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि कार्तिक ने पहले ही उसे वादा कर दिया था कि साउथ एशियन के पास के पूरे इलाके का एजेंट सिर्फ अमन ही होगा। पर फिर वो खुद का गुस्सा रोक नहीं पाया और उसने मानसी से कहा, तुम तो खैर अमन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जुनैद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें किस बात की जल्दबाजी? शांत रहो। कार्तिक ने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया। मानसी ने तो अपनी बात कह दी थी, पर अमन और जुनैद इस बात से काफी खफा थे। भले ही कार्तिक ने कुछ नहीं कहा था, पर अमन को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि कोई उनकी पोजीशन छीनने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जुनैद आराम से बैठकर चाय पी रहा था, जैसे उसने मानसी की बात सुनी ही नहीं थी। शायद जुनैद को इस बात का पूरा विश्वास था कि कार्तिक जैसा ईमानदार दोस्त उन्हें कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए कार्तिक की ईमानदारी पर शक करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक मार्केट कार्तिक के लिए बहुत जरूरी था और वो इसका एजेंट किसी ऐसे इंसान को बना सकता था जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता हो। शायद इसीलिए उसने पहले ही जुनैद और अमन को इसके लिए चुन लिया था। अमन अपने मन में सोच रहा था कि मानसी तानिया की क्लासमेट है, सिर्फ इसी वजह से वो दो मीठे शब्द बोलकर कार्तिक से पूरे डोमेस्टिक मार्केट की लीडरशिप लेना चाहती है। उसने आज से पहले इतनी चालाक लड़की कभी नहीं देखी थी। जैसा कि उम्मीद की गई थी, कार्तिक ने हंसते हुए कहा, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, जब मैं वापस अपने आइलैंड पर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भी कुछ चाय भिजवा दूंगा, तुम अपने पूरे परिवार के साथ उसे एंजॉय करना। जैसे ही मानसी ने देखा कि कार्तिक उसके पूछे हुए सवाल का जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहा है तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। भले ही मानसी एक कॉलेज स्टूडेंट थी, पर जिस तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट में वो पली बड़ी थी उस हिसाब से उसे बिजनेस की बहुत नॉलेज थी। इतनी देर तक यहाँ बैठकर उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि अगर कार्तिक के प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में बिकते हैं तो कितना प्रॉफिट एजेंट कमा सकता है और कितना प्रॉफिट कार्तिक के पास जाएगा। मानसी ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, देखिए कार्तिक, मैं बहुत सिंसियर हूँ इस मामले में और मेरे परिवार में इतनी एबिलिटी है कि वो आपके इस प्रोडक्ट का एजेंट बन सके। मैंने आपको बताया नहीं कि मेरा परिवार। मानसी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कार्तिक ने हाथ दिखाकर उसे आगे बोलने से रोक दिया और बहुत ही सीरियस होते हुए कहा, बाहर और भी गेस्ट हैं, मुझे उन्हें रिसीव करने के लिए जाना होगा, तुम यहाँ बैठकर तानिया से बात करो। अपनी बात कहकर कार्तिक बिना मानसी के जवाब का इंतजार किए तुरंत वहां से चला गया और मानसी हैरान होकर किसी पुतले की तरह कार्तिक को जाते हुए देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने मानसी को इस तरह का जवाब इसीलिए दिया क्योंकि मानसी छोटी बच्ची थी और उसे बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज थी नहीं। भला वो कार्तिक के सामने बिजनेस की क्या ही बात कर सकती थी? ना तो उसके पास कोई डिसीजन लेने की पावर थी और ना ही एबिलिटी। इसीलिए कार्तिक तुरंत वहां से चला गया। कार्तिक के जाने के बाद मानसी उम्मीद भरी नजरों से तानिया को देखने लगी। भले ही उन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, पर इस मामले में भी अभी भी उसकी उम्मीद तानिया से बंधी हुई थी। तानिया ने जब देखा कि मानसी उसे ही देख रही है, उसने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए स्टाइल से कहा, सॉरी, घर के सारे मामले भैया ही देखते हैं और बिजनेस संभालने के लिए अभी मैं छोटी हूँ, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तानिया ने भी थोड़ा दुखी जैसा चेहरा बना लिया था, पर मन ही मन में वो इतनी ज्यादा खुश थी कि चिल्ला चिल्ला कर वो सबको बताना चाहती थी कि आज एक बार फिर से मानसी उससे हार गई है। इन दोनों भाई बहन का वर्ताव देखकर मानसी को समझ में आ गया था कि इन लोगों के मन में उसके परिवार को एजेंट बनाने का कोई ख्याल नहीं है। मानसी को मन ही मन खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने पहले कार्तिक की बहन तानिया से अपने रिश्ते अच्छे क्यों नहीं रखे और वो हर वक्त कॉलेज में उससे दुश्मनी मोल लेती थी। अमन दूर बैठा बैठा ये सब कुछ देख रहा था, उसे काफी मजा आ रहा था। वो कैजुअल वॉक करते हुए मानसी के पास आया और उसका मजाक बनाते हुए बोला, तुम अभी बहुत छोटी हो, कॉलेज जाओ, मजे करो, इतना क्यों सोच रही हो? और रही बात डोमेस्टिक एजेंट बनने की, तो वो काम पहले ही कार्तिक ने हमारे दोस्त को दे दिया है। क्या तुम जानती हो खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में? क्या मानसी हार मान गई है या अभी भी उसके दिमाग में एक बार कोशिश करने की कोई साजिश चल रही है? अपनी बात कही तो मानसी एकदम चुप हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो भी जानती थी कि खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है। दुनिया में हर मूवी रिलीज होने से पहले इन्हीं की आंखों के सामने से होकर गुजरती है और उनके अप्रूवल के बाद ही बाकी सिनेमा घरों में जाती है।
अगर कार्तिक ने डिसाइड कर लिया है कि वो मिडिल इंडिया का एजेंट खान ग्रुप को बनाएगा तो फिर दूसरा इंसान कंपटीशन करने के लिए उतर ही नहीं सकता। मानसी की आंखों में उदासी देखकर अमन ने उसे बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं दिया, बल्कि हंसते हुए कहा, साउथ एशिया ओशन के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि वहां का एजेंट मैं बनूंगा। अमन की सारी बातें सुनकर मानसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चली गई। दूर खड़ा कार्तिक ध्यान से अमन और मानसी की बातें सुन रहा था, और जैसे ही मानसी वहां से गई तो उसने एक हल्की सी मुस्कान अमन की तरफ दे दी और सिर हिलाकर उससे कहा, सब कुछ ठीक है। इशारों ही इशारों में सारा काम हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। अगर बात अमन के इस व्यवहार की जाए तो अमन मानसी को तो जानता भी नहीं था, और 2 मिनट की मुलाकात के लिए वो उसके इमोशंस की परवाह तो बिल्कुल नहीं करने वाला था। अभी तक वास्तव में और गेस्ट आने शुरू हो गए थे, और इस बार जो गेस्ट आया था वो कोई और नहीं बल्कि इस पूरी एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजर था। ये आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाला इंसान था। इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि सैयद जुबैर खान था। अगर बात कार्तिक के स्टेटस की जाए तो वो बहुत बड़ा आदमी था, पर फिलहाल उसे अपनी इस एग्जीबिशन को सक्सेसफुल बनाना था, इसीलिए वो खुद सैयद का वेलकम करने के लिए गया और बहुत ही वार्मली उसने कहा, मिस्टर सैयद वेलकम टू माय बूथ। यहाँ आते ही सैयद ने तुरंत कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक, मैंने सुना है कि अभी अभी मिस्टर राहुल आपके बूथ पर आए थे और काफी देर तक यहाँ रुके थे, क्या आप लोग किसी एग्रीमेंट तक पहुंचे? यहाँ आते ही मिस्टर सैयद ने ना कोई दुआ सलाम की और ना कुछ और, सीधा पॉइंट पर आ गए। और ये देखकर कार्तिक को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। सैयद यहाँ पर ट्रेड मिनिस्टर भी था और इसी वजह से वो चाहता था कि बहती गंगा में वो भी हाथ धो ले। सैयद ने पहले ही बहुत घपले किए थे और इसी वजह से उसकी पोजीशन पॉलिटिक्स में डे बाय डे गिरती जा रही थी, और इसी वजह से उसे हर हाल में कार्तिक से मिलना था। उसे कार्तिक से मिलकर एक मौका मिला था अपनी इस पोजीशन को फिर से ऊपर उठाने का। सैयद ने जानबूझकर यहाँ के मिनिस्टर से बात करके एग्जीबिशन रखवाई थी ताकि उसे कोई मुनाफा हो सके। वो कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह इस पूरी एग्जीबिशन के दौरान अपना फायदा ढूंढ सके। अभी तक कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा था। हैरानी तो उसे तब हुई जब उसने पूरे समुद्र को छान लिया और सबसे बड़ी मछली उसे किनारे पर मिली। कार्तिक ने जब ये एग्जीबिशन लगाने के लिए पार्टिसिपेट किया था तो सैयद ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर जब उनके सबऑर्डिनेट ने बताया कि कार्तिक यहाँ पर सुपर बैटरी जैसे कुछ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहा है तो ये देखकर सैयद को काफी ज्यादा हैरानी हुई। वो जानते थे कि अगर कार्तिक के प्रोडक्ट्स में वाकई दम है तो उनके एग्जीबिशन में आने या ना आने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोडक्ट एक ना एक दिन दुनिया में जरूर जाएंगे और उनके मार्केट को हिला कर रख देंगे। इसीलिए सैयद ने कार्तिक को यहाँ एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए परमिशन दे दी, पर साथ ही साथ उसे कोने का एक कॉर्नर दे दिया। यहाँ आने के बाद जिस तरह से कार्तिक और राहुल के बीच में एग्रीमेंट हुआ वो बात जानने के बाद तो सैयद ठंडे पसीने में भीग गया था। उसकी हालत खराब होने लगी थी। वो जानता था कि अगर राहुल इस एग्रीमेंट के लिए मानता है तो जरूर उसने यूरोपियन यूनियन में इस बात को प्रमोट करने का इरादा कर लिया है, और अब ये बात पूरी दुनिया से छुपी हुई नहीं रहेगी कि दुनिया में सुपर बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। असल में बात यह थी कि सैयद ने छुपाकर कुछ टाइम पहले अपनी सरकार के साथ मिलकर अरब देशों से सस्ते दामों में पेट्रोल डीजल खरीदा था और उसे यहाँ अपने ही देश में महंगे दामों पर भेज रहे थे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही थी और सारा मुनाफा सैयद और उसकी सरकार कमा रही थी। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर बैटरी आती है तो डीजल और पेट्रोल को कोई पूछेगा भी नहीं, और आने वाले कुछ सालों में अरब देशों के साथ सरकार के रिश्ते भी नाजुक हो जाएंगे, और हो सकता है कि किसी दिन गुस्से में आकर ये लोग सरकार की पोल खोल दें। और अब इनके सब के अलावा भी अगर डीजल पेट्रोल बंद होगा तो सरकार का एक बड़ा मुनाफा हट जाएगा, और हो सकता है कि ये लोग आगे चलकर अपनी मनमानी ना कर पाए। सैयद बिल्कुल चाहता नहीं था कि कार्तिक के प्रोडक्ट की तरफ कोई ध्यान भी दे, पर राहुल ने यहाँ आकर और कॉन्ट्रैक्ट कर सब लोगों का ध्यान इस तरफ खींच लिया था, क्योंकि अब राहुल कोई छोटा मोटा इंसान तो था नहीं, यूरोपियन यूनियन का रॉयल प्रिंस था, और उसमें इतना दम था कि वो कार्तिक के बिजनेस को और टेक्नोलॉजी को दुनिया में प्रमोट कर सके। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया धीरे धीरे डीजल पेट्रोल से हटकर सुपर बैटरी की तरफ जाने लगेगी, और अरब देशों में रहने वाले शेख तो गरीबी में डूब जाएंगे। उनके साथ साथ हर देश की सरकार जो डीजल पेट्रोल के नाम पर पैसे कमा रही है उसका एक बड़ा हिस्सा कट जाएगा, और सैयद ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते थे। कहीं ना कहीं कार्तिक मिस्टर सैयद का रवैया और एटीट्यूड देखकर ही समझ गया था कि इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए उसने बिना इधर उधर की बातें किए सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, मिस्टर सैयद, आपको मुझसे क्या काम है? सैयद के अंदर पहले ही गुस्सा भरा हुआ था। उसने 2 टूक जवाब देते हुए कहा, देखो कार्तिक, तुम्हारे प्रोडक्ट खास करके तुम्हारी सुपर बैटरी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसका पेटेंट करवाना चाहते हो तो तुम्हें ये टेक्नोलॉजी हमें बेचनी होगी। तुम जो कीमत चाहो वो ले सकते हो। कार्तिक ने जैसा उम्मीद किया था सैयद ने बिल्कुल वैसी ही बात कही। कुछ देर पहले राहुल को यह टेक्नोलॉजी चाहिए थी और अब सैयद टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा हुआ था, पर कार्तिक जानता था कि उसे करना क्या है, इसीलिए उसने तुरंत मना करते हुए कहा, आई एम सॉरी, ये टेक्नोलॉजी बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं। कार्तिक की बात सुनकर सैयद ने गुस्से से भरा लुक देते हुए कहा, सब जानते हैं कि तुम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हो, तो इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? अपनी कीमत बोलो और ये टेक्नोलॉजी हमें बेच दो। सरकार तुम्हें मुंह मांगा पैसा देगी और बाकी तरीकों से भी तुम्हारी मदद करेगी। इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक को हंसी आ गई। उसने अपने मन ही मन में सोचा कि अगर एक बार उसने अपनी असली पहचान इस आदमी के सामने बता दी तो अपने ये सारे पैसे और पावर को भूल जाएगा और तुरंत कार्तिक के पैरों में पड़ जाएगा। हालांकि कार्तिक अपनी पहचान के बिना भी अपनी खुद की पावर के दम पर बहुत कुछ कर सकता था। कार्तिक ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, टेक्नोलॉजी मुझे नहीं बेचनी है, पर फिर भी अगर आप चाहें तो मैं मुंबई की डायरेक्ट लीडरशिप आपको दे सकता हूँ और आप लोग यहाँ के सबसे बड़े एजेंट बन सकते हैं। कार्तिक ने ऑफर तो अच्छा ही दिया था, पर सैयद इसे करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। सैयद का मन था कि एजेंट बनने से वो सिर्फ माल को इधर से उधर बेच पाएंगे, इसमें मेहनत ज्यादा है और पैसा कम, पर अगर डायरेक्ट टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ जाएगी तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है।
और ना जाने कितने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तैयार कर सकता है, और साथ ही साथ वो आने वाले कई सालों तक पूरी सरकार को अपने कंट्रोल में रख सकता है। सैयद ने तुरंत मना करते हुए कहा, एजेंट बनने का मुझे कोई शौक नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर इस बारे में अच्छे से सोच लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम मुंबई से बाहर नहीं जा पाओगे। कार्तिक ने जब देखा कि सैयद उसे डराने की कोशिश कर रहा है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो अच्छे से जानता था कि यहाँ आने के बाद लोग उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर उसे फोर्स करेंगे टेक्नोलॉजी को बेचने के लिए, पर इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है ये बात कार्तिक ने पहले से ही सोच रखी थी। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, मुझे डराने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, वरना दुश्मनी करने के लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। शायद कार्तिक को आज टक्कर का इंसान मिला था, इसीलिए सैयद ने पूरे टशन के साथ कहा, एग्जीबिशन खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है, अगले 2 दिन सोच लो, वरना ये जगह छोड़कर जाने के बारे में भूल जाना। अपनी बात कहकर सैयद वहां से चला गया। अगले ही पल कार्तिक के साथ आए हुए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरी एग्जीबिशन को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी दुश्मन कार्तिक और बाकी लोगों तक ना पहुंच पाए। इस वक्त अमन काफी डरा हुआ था और जुनैद भी काफी नर्वस था। अमन ने कार्तिक के पास आकर कहा, क्या बात है कार्तिक, वो आदमी इस तरह से बात क्यों कर रहा था? कार्तिक ने अभी तक जो कुछ भी हुआ वो अमन को बता दिया। कार्तिक थोड़ा सा परेशान जरूर था, पर उसने अपनी परेशानी किसी को दिखाई नहीं। अमन ये बात समझ रहा था। उसने कंफर्ट करते हुए कार्तिक से कहा, तुम चिंता मत करो, हमारे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया, उसके आदमी तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उसके एग्जीबिशन में कोई तमाशा कर सकता है। ये बात तो कार्तिक भी जानता था कि इतने लोगों के होते हुए सैयद और उसके लोग कार्तिक तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये सब कुछ बस उस पर प्रेशर बनाने के लिए किया जा रहा था। इतनी कंपनी और लोगों के बीच में इतने बड़े एग्जीबिशन के दौरान अगर सैयद की तरफ से कोई भी तमाशा होता है तो बाकी लोगों में यही मैसेज जाएगा कि एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाला इंसान बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है और वो यहाँ कंपनियों को सुरक्षा भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके जुनैद ने कार्तिक से कहा, हम क्या करें? तुम कहो तो मैं अपने कनेक्शंस यूज कर लेता हूँ, हो सकता है कि हमें कोई मिल जाए और इस सैयद पर हम कोई पॉलिटिकल अटैक करवा देते हैं। कुछ देर सोचते हुए कार्तिक ने जुनैद से कहा, जल्दबाजी मत करो, मुझे लगता है कि सरकार में बाकी लोगों को और अपोजिशन को अभी तक इस बारे में पता नहीं है। सबसे पहले इस पूरे मामले के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अभी तक सैयद ने भी अपने बॉडीगार्ड्स को भेज दिया था और वो लोग भी कार्तिक के बूथ को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे, पर ये लोग टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को अपना काम करने से रोक नहीं सकते थे। कार्तिक का ऑर्डर मिलते ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल गए। लगभग आधा दिन बीतने के बाद टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कार्तिक को रिपोर्ट करने के लिए आए। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, सैयद ने जो कुछ भी किया है उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है और हायर पोजीशन पर बैठे हुए लोग अभी भी इस बारे में नहीं जानते। सबॉर्डिनेट की बात सुनकर कार्तिक चुप रहा और कुछ सोचने लगा। जुनैद जो इतनी देर से ये सारी बातें सुन रहा था उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक लगता है सैयद ये सब कुछ अपने दम पर कर रहा है, क्यों ना हम उस पर प्रेशर डालने के लिए उसका कोई घोटाला सामने ले आए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जुनैद की बात सुनकर कार्तिक ने मना करते हुए कहा, तुम जितना आसान समझ रहे हो ये सब कुछ उतना आसान है नहीं। कुछ देर तक चुप रहने के बाद कार्तिक ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, तुम लोग अभी तक नहीं समझे, सैयद ये सब कुछ अपने मतलब के लिए कर रहा है। वो लालची हो गया है, उसने हमारी टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल देख लिया है और इसीलिए वो ना तो देश के लिए कुछ करना चाहता है और ना सरकार के लिए, वो सब कुछ अपने खुद के लिए कर रहा है। आपको क्या लगता है कैसे निपटेगा कार्तिक इस नए दुश्मन से? आगे की कहानी जब सुनकर सैयद ने कुछ सोचते हुए कहा, सैयद को कंट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है, बिना वजह लड़ाई में नहीं फंसते, ना तो हमारे पास ज्यादा लोग हैं और ना ही ये जगह हमारे लिए कंफर्टेबल है। क्यों ना सबसे पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचे। कार्तिक को अभी भी यही सही लग रहा था, इसीलिए उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अमन जो काफी देर से अपने दोनों दोस्तों की बातें सुन रहा था, उसने जल्दी से बाहर खड़े सैयद के बॉडीगार्ड्स को देखा और फिर धीरे से कहा, बात का क्यों सोचे, ये लोग हमें कहीं भी आने जाने से रोक नहीं सकते हैं, क्यों ना अभी निकल जाए। जुनैद कुछ देर सोचने के बाद बोला, बात तो सही कह रहे हो, एक बार अपने प्राइवेट प्लेन तक पहुंच जाए उसके बाद ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कार्तिक अपना दिमाग दौड़ाए जा रहा था, उसे ये सारी बातें उतनी सिंपल नहीं लग रही थी जितना उसके दोस्त सोच रहे थे। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, तुम सैयद को इतना हल्के में मत लो, वो यहाँ का मिनिस्टर है, अगर हम इस तरह से जाने लगे तो वो हम पर कोई भी एक्शन ले सकता है और हो सकता है कि अटैक करवा दे। कार्तिक अपने साथ यहाँ पर बहुत कम बॉडीगार्ड्स लेकर आया था और इस वक्त उसकी बहन भी तो उसके साथ थी, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता था। बाहर खड़े हुए सैयद के सारे बॉडीगार्ड्स इन्हें आने जाने से तो नहीं रोक रहे थे, पर उनकी एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए थे, खास करके कार्तिक की हरकत पर। अगर कार्तिक यहाँ से हिलेगा भी तो ये सब लोग सतर्क हो जाएंगे। कार्तिक को इन लोगों से डर नहीं लगता था, पर इसका मतलब ये भी नहीं था कि इंसान बिना वजह हर किसी से मुकाबला करने के लिए उतर जाए। पहले ही कार्तिक के दुश्मन कोई कम नहीं थे, ऐसे में मिनिस्टर से दुश्मनी करना उसे इस वक्त ठीक नहीं लग रहा था। कार्तिक जानता था कि अगर वो आज चुपचाप निकल गया तो सैयद भले ही खुद का मुनाफा कुछ देर के लिए हटा देगा, पर वो सीनियर्स को इस बारे में बता देगा और अगर देश की सरकार को कार्तिक की इस ब्लैक टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला तो कार्तिक का देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। कार्तिक चाहे इस मुसीबत से निकल सकता था क्योंकि उसके पास भी बहुत पावर थी, उसके बायोनिक ह्यूमन आर्मी की, पर इस वक्त इस पावर का इस्तेमाल करने का मतलब था अपने परिवार वालों को अपनी असली ताकत दिखाना, और वो कार्तिक बिल्कुल नहीं चाहता था। सब कुछ सोचकर कार्तिक ने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया और बहुत धीमी आवाज में उन लोगों से कहा, अभी के लिए कुछ मत करो, फिलहाल हमें सैयद के लोगों की नजरों में नहीं आना है, हम अपना प्लान रात को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके लिए। इतना कहकर कार्तिक ने अपना सारा प्लान अपने लोगों को बता दिया। रात होते ही ये सब लोग अपने होटल पहुंच गए और यहाँ भी सैयद के लोग इनका पीछा कर रहे थे और होटल के एंट्रेंस और एग्जिट को चारों तरफ से घेर लिया। किसी कैमरे की तरह ये लोग बिना पलक झपकाए कार्तिक पर नजर गड़ाए हुए थे। होटल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक आलीशान विला में स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करते हुए अपने हाथों में एक एक्सपेंसिव रेड वाइन का गिलास लिए सैयद एंजॉय कर रहा था। बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां उसके आसपास उसके कंधे की मसाज कर रही थी।
इसी दौरान सैयद का एक सबॉर्डिनेट उसके पास आकर बोला, आज पूरे दोपहर कार्तिक और उसके साथ आए हुए बाकी लोग एग्जीबिशन में ही थे और किसी ने भी कोई सस्पिशियस हरकत नहीं की। हाँ, ये लोग टाइम टाइम पर एक साथ धीरे धीरे कुछ बातें जरूर कर रहे थे। सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सैयद जोर जोर से हंसते हुए बोला, हाँ, डिस्कस कर रहे होंगे कि मुझसे कैसे डील करें। लगता है डर गए वो लोग मुझसे। इतना कहकर सैयद ने अपने हाथ में पकड़े हुए रेड वाइन के गिलास से एक सिप और पी और मुस्कुराने लगा। सैयद को इस तरह हंसते हुए देखकर सबॉर्डिनेट भी हंसने लगा और अपने बॉस का साथ देने लगा। कुछ सोचकर सबॉर्डिनेट ने सैयद से कहा, बॉस, आपने मुझे कार्तिक और बाकी लोगों की आइडेंटिटी और बैकग्राउंड का पता करने के लिए कहा था, और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, कार्तिक सच में एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, पर उसके साथ आए हुए बाकी दोनों लड़के अलग आइडेंटिटी रखते हैं। उनमें से एक खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस है और दूसरा गुप्ता खानदान का बेटा है, और ये दोनों ही देश के बड़े बिजनेसमैन हैं। वैसे तो सबॉर्डिनेट ने सबके बारे में अच्छे से पता करने की कोशिश की थी, पर कार्तिक हमेशा लो प्रोफाइल रहता था, और इसी वजह से कार्तिक के बारे में इस आदमी को कुछ ज्यादा पता नहीं चला, और इसे लगा कि शायद कार्तिक एक अमीर पर छोटा मोटा बिजनेसमैन है जिसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। सैयद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कार्तिक के साथ आए उन दोनों लड़कों की कितनी पहचान है और वो पावरफुल लोग हैं। शायद घमंड में सैयद को कुछ नजर नहीं आ रहा था। सैयद ने अपने मन में सोचा कि अगर कल को जुनैद और अमन उसके साथ कुछ भी करते हैं या अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं तो सैयद पर्सनली इस टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में करने का आइडिया छोड़ दे और इसकी जगह सब कुछ सरकार को सौंप देगा। ऐसा होने पर न सिर्फ सरकार टेक्नोलॉजी लेगी बल्कि सैयद का घोटाला भी सामने नहीं आएगा जो उसने अरब देशों के साथ किया था। अपनी बात कहकर सबॉर्डिनेट वहां से चला गया और नशे में धुत सैयद उन लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगा। फिर अचानक से सैयद का फोन बजने लगा और जैसे ही उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं कार्तिक मित्तल बात कर रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ कार्तिक का नाम सुनकर सैयद की भौहें तन गई। उसने थोड़ा सिंसियर होते हुए कहा, ओहो, कार्तिक सर का फोन है, तो क्या सोचा आपने? फोन की दूसरी तरफ कार्तिक बहुत ही दुखी होते हुए और मजबूरी से जवाब देते हुए बोला, हाँ, आपने सुबह जो बात कही थी मैंने उसके बारे में सोचा है। शायद आपके होते हुए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी रखने का मुझे कोई हक नहीं। इस तरह की सुपर बैटरी टेक्नोलॉजी मुझ जैसे छोटे आदमी के हाथों में किसी डिजास्टर से कम नहीं है। इसलिए कार्तिक अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सैयद बहुत तेज हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई है। अब ये बताओ कि तुम मुझे वो टेक्नोलॉजी कब देने वाले हो? सैयद की बात सुनकर कार्तिक ने एक आह भरते हुए कहा, मैं समझ गया हूँ, पहले या बाद में मुझे ये टेक्नोलॉजी आपको देनी ही होगी। क्यों ना मैं अभी आपको ये टेक्नोलॉजी सौंप दूं? पता नहीं आपके पास वक्त होगा कि नहीं। जैसे ही सैयद ने कार्तिक की बात सुनी तो खुश होते हुए बोला, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं तो कब से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था। सैयद की ऐसी खुशी वाली बातें सुनकर कार्तिक ने शांत लफ्जों में कहा, ठीक है, मेरे होटल आ जाइए, फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं। और इतना कहकर कार्तिक ने फोन रख दिया। फाइनल डिस्कशन का मतलब सैयद समझ गया था और वो जानता था कि कार्तिक को टेक्नोलॉजी के बदले कुछ ना कुछ पैसे चाहिए और सैयद पैसे देने को तैयार भी था क्योंकि उसे इस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी मिल रही थी। खैर, अब बात इस बारे में होनी थी कि सैयद कार्तिक को कितना पैसा देगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि कार्तिक पैसों के बदले कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। सैयद भले ही मिनिस्टर था पर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था जितना बाकी लोगों के पास था, क्योंकि उसकी अय्याशी में सारा पैसा खर्च हो जाता था। जल्दी ही सैयद तैयार होकर कार्तिक के होटल की तरफ निकल गया और वहीं दूसरी तरफ होटल में अमन ने कार्तिक से पूछा, क्या बोल रहा था वो बूढ़ा? क्या वो यहाँ आने के लिए मान गया? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, मानेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, मेरी बेचारी सी बातों को सुनकर यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। निकल भी क्या होगा, तुम सब लोग अपने प्लान के लिए तैयार हो। ये तो बहुत बढ़िया बात है, एक बार उस कमीने को यहाँ आने दो, उसके बाद मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। इतना कहकर अमन गुस्से और एक्साइटमेंट दोनों से अपने हाथों को रब करने लगा। असल में कार्तिक, अमन और जुनैद तीनों मिलकर एक प्लान बना रहे थे और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए इन तीनों का अपने होटल पर सैयद को बुलाना जरूरी था। सैयद नशे की हालत में शायद भूल गया था कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है और अब आगे उसके साथ जो होने वाला था वो उसकी किस्मत नहीं बल्कि कार्तिक और उसके दोस्तों की साजिश थी। कार्तिक जानता था कि उसके लिमिटेड टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स सैयद के इतने सारे बॉडीगार्ड्स का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और ना ही खुलेआम ये लोग किसी मिनिस्टर के घर पर जाकर कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि मिनिस्टर खुद चलकर इनके पास आए, जिसकी तैयारी इन्होंने पहले से ही कर ली थी। कुछ भी करके कार्तिक उसके दोस्तों को हर हाल में आज रात यहाँ से निकलना था और इसके लिए उन्होंने आज अपनी ताकत का नहीं बल्कि अपनी जवानी का इस्तेमाल किया था। और वो कैसे, ये आपको पता चलेगा कार्तिक एक बार यहाँ से चला जाए, उसके बाद सैयद कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अगर उसने सरकार के साथ मिलकर कार्तिक के खिलाफ कुछ करने की कोशिश भी की तो भी ये उसे नहीं पता कि कार्तिक की असली पहचान क्या है और वो कौन है। कार्तिक ने अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले से ही अलर्ट कर दिया था और सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी तैयारी भी मुकम्मल कर ली थी। जल्दी ही सैयद कार्तिक के होटल में पहुंच गया और यहाँ आते ही उसने एंट्रेंस गेट पर अपने लोगों को देखा। सैयद ने तुरंत उनसे पूछा, क्या कार्तिक की पिछले कुछ देर में कोई भी सस्पिशियस हरकत तुम लोगों ने नोटिस की है? सबॉर्डिनेट ने तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं, यहाँ किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई, सब कुछ शांत है। सैयद ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसका दिल और भी ज्यादा खुश हो गया।